नमस्कार साथियों। आज हमने देवेंद्र आर्य जी को कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया है। तो आदरणीय देवेंद्र जी उपस्थित हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं कवि, आलोचक, संस्कृतकर्मी कौशल किशोर जी। तो मैं चाहूँगा कि कौशल किशोर जी देवेंद्र आर्य का एक संक्षिप्त परिचय दें तो आगे बढ़े ये कार्यक्रम। कौशल किशोर जी। धन्यवाद मिथिलेश जी। भाई देवेंद्र आर्य जी, नमस्कार। मुझे लगता है कि देवेंद्र आर्य जी का परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। वह हमारे समय के अत्यंत चर्चित, सजग, सामाजिक सरोकार के रचनाकार हैं और उन्होंने कविता के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। उसकी विभिन्न शैलियों में उन्होंने रचनाएं की हैं। मुझे याद आता है क्योंकि देवेंद्र भाई ने हमारे साहित्य जगत में, सामाजिक जगत में एक लंबी यात्रा की। हमें याद आता है 80 का वह दौर, जब नुक्कड़ नाटक खेले जाते थे और हमारी टीमें इनके गीत गाया करती थी और वह नुक्कड़ नाटक टीमों के लिए इनके गीत एक हथियार की तरह से, एक और माने एक हथियार की तरह से उसका इस्तेमाल होता था। खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, भारत माता की जय बोल, है ना, ऐसे की जी। देवेंद्र भाई के आज भी हम लोगों की जबान पे है। और वहां से चलते हुए देवेंद्र भाई ने एक लंबी यात्रा की है और गीत गीत हो, गजल हो, समकालीन माने कविता हो, माने कविता की जो विभिन्न शैलियां हैं उनमें आपने रचना की है। और शायद समकालीन कवियों में इतनी मात्रा में जो गुण के स्तर पर भी जिससे गुणात्मक रूप से भी वो काफी समृद्ध है। आपने करीब 1.5 दर्जन तो आपके कविता संग्रह है, जिसमें गीत संग्रह है, गजल संग्रह है, कविता संग्रह है। तो समझिए कि 4 तो गीत संग्रह है, 5 गजल संग्रह है, 6 कविता संग्रह है। और अभी हाल में जो पिछले साल न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन ने जो चयनित कविताओं का संकलन निकाला, उसमें भी आपकी कविताएं शामिल हैं। तो इस तरह से करीब मुझे लगता है कि 1.5 दर्जन के आसपास आपके गीत, कविता और गजलों के संग्रह हैं। इसके अलावा आपने आलोचना की भी आपकी पुस्तक है, शब्द असीमित। न सिर्फ आप लिखते हैं, गजलें लिखते हैं, कविताएं आपने लिखी, गीत लिखा, बल्कि उसके सौंदर्य शास्त्र, उसके सामाजिक सवाल पर जो बहसें हैं हिंदी कविता के को लेकर के, उन बहसों में भी आप शामिल हैं। देवेंद्र कुमार बंगाली हम लोगों के अत्यंत पुराने साथी, गीतकार, कवि रहे हैं। उन पर भी आपने एक पुस्तक का, उनकी प्रतिनिधि रचनाओं का आपने संपादन किया है। इसी तरह से आपको आपने कई इस तरह की अन्य कृतियों का भी आपका संपादन है। आपको केंद्र सरकार का मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार भी मिला है और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का विजय देव नारायण शाही नामित कविता पुरस्कार से भी आप सम्मानित हैं। तो इस तरह से देवेंद्र आर्य जी का एक लंबा साहित्य के क्षेत्र में योगदान है। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी जिस तरह वह सक्रिय है, वो हम सभी लोगों को प्रेरित करता है, वह प्रेरक का काम करता है। तो मैं
यह अत्यंत संक्षिप्त परिचय है, क्योंकि वो आप सामाजिक आंदोलन, रेलवे के कर्मचारी रहे हैं तो रेलवे के कर्मचारियों के आंदोलन और संस्कृति के जितने आंदोलन इस तरह रहे हैं, उसमें भी आपकी, चाहे गोरखपुर हो चाहे गोरखपुर के बाहर भी, उन आंदोलनों में आपकी भागीदारी रही है। तो एक सामाजिक सजगता, प्रतिबद्धता, जन सरोकार है, ये सारी, और ये मानते हैं कि आपकी शायरी ही आपकी सियासत है। एक रचनाकार की राजनीति उसका लेखन ही है। वह राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप कर सकता है, सामाजिक भूमिका अदा कर सकता है, तो वो उसका माध्यम लेखन है, कविता है, साहित्य है, रचना है, सृजन है। तो मैं देवेंद्र भाई को इस लिखावट के मंच पर स्वागत करते हुए मैं आगे के संचालन के लिए मिथिलेश जी को आमंत्रित करता हूँ। मिथिलेश जी। धन्यवाद कौशल भाई। मिथिलेश जी। हाँ, अभी हम लोग सुन रहे थे कौशल किशोर जी को, जो देवेंद्र आर्य जी का एक संक्षिप्त परिचय और उनकी कविता यात्रा या कहें कि साहित्यिक यात्रा पर वो बात कर रहे थे। देवेंद्र जी ने गजलें लिखी हैं, गीत लिखे हैं और कविताएं लिखी हैं। बाकी लेखन तो है ही। तो आज हमारी बातचीत हुई थी कि हम इसको 2 अध्याय में बांटते हैं। पहले अध्याय में देवेंद्र जी कुछ गजलें और कुछ गीत सुनाएंगे। उसके बाद बीच में थोड़ा सा इंटरवल होगा, उसमें बातचीत चलती रहेगी और उसके बाद वो कविताएं सुनाएंगे। तो मैं सुप्रसिद्ध देवेंद्र आर्य को, जो कि गोरखपुर से जुड़े हैं, तो मैं गीत, गजलें और कविता पाठ करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। देवेंद्र जी। जी धन्यवाद मिथिलेश जी, और धन्यवाद कौशल जी, इतना विस्तृत परिचय कराने के लिए आपका। लिखावट मंच के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आज उन्होंने मुझे इतना लंबा समय दिया है काव्य पाठ के लिए। विलम्ब हो चुका है, इसलिए मैं सीधे अपनी रचनाएं पढ़ रहा हूँ। देखिए, एक गज़ल के कुछ शेर अशार आपको पेश कर रहा हूँ कि फंसी है किस महाभारत में गंगा, फंसी है किस महाभारत में गंगा, उठाई जा रही आढ़त में गंगा। फंसी है किस महाभारत में गंगा, उठाई जा रही आढ़त में गंगा। नदी होगी तुम्हारी पोथियों में, यहाँ तो है मेरी फितरत में गंगा। नदी होगी तुम्हारी पोथियों में, यहाँ तो है मेरी फितरत में गंगा। पता है आज जो होते भगीरथ, हमने गंगा के साथ क्या बर्ताव किया है, शेर देखें आप, कि पता है आज जो होते भगीरथ, तो हमको भेजते लानत में गंगा, तो हमको भेजते लानत में गंगा। वो जब से लौटी है साबरमती से, तभी से है बहुत दहशत में गंगा। वो जब से लौटी है साबरमती से, तभी से है बहुत दहशत में गंगा। है संगम पर बना रैदास मंदिर, रही होगी कभी कठवत में गंगा, रही होगी कभी कठवत में गंगा। और विदेशी
विदेशी प्यास का आयात होगा, विदेशी प्यास का आयात होगा, अदा की जाएगी कीमत में गंगा। विदेशी प्यास का आयात होगा, अदा की जाएगी कीमत में गंगा। और मिथिलेश जी, आप इस समय भारत के बाहर हैं। भारत के बाहर जो लोग हैं उनके लिए इस देश, इस गंगा का क्या महत्व होता है। शेर देखें आपके, फंसी है किस महाभारत में गंगा, उठाई जा रही आहट में गंगा, और नहीं आ पाई खुद, नहीं आ पाई खुद, तो उसके बदले मुझे भेजी है माँ ने खत में गंगा। नहीं आ पाई खुद, तो उसके बदले मुझे भेजी है माँ ने खत में गंगा। नदी होगी तुम्हारी पोथियों में, यहाँ तो है मेरी फितरत में गंगा, यहाँ तो है मेरी फितरत में गंगा। एक दूसरी गज़ल के कुछ शेर देखें कि अब्र, अब्र माने बादल, अब्र बरसाता रहा प्यास कई बरसों तक, अब्र बरसाता रहा प्यास कई बरसों तक, इस जमी पर न उगी घास कई बरसों तक। ये आने वाले समय का चित्रण है मित्रों। अब्र बरसाता रहा प्यास कई बरसों तक, इस जमी पर न उगी घास कई बरसों तक। एक पल के लिए मुझ में थी जगी खुददारी, एक पल के लिए मुझ में थी जगी खुददारी, कोई आया न मेरे पास कई बरसों तक। एक पल के लिए मुझ में जगी थी खुददारी, कोई आया न मेरे पास कई बरसों तक। और जिंदगी सबकी बिहारी से शुरू होती है, और फिर होती है रैदास कई बरसों तक, और फिर होती है रैदास कई बरसों तक। आँख की पट्टी के पीछे थी लगन या की कुढ़न, आँख की पट्टी के पीछे थी लगन या की कुढ़न, ये कथा लिख न सके व्यास कई बरसों तक। आँख के पीछे, आँख की पट्टी के पीछे थी, गांधारी को याद करें आप, आँख की पट्टी के पीछे थी लगन या की कुढ़न, ये कथा लिख न सके व्यास कई बरसों तक। और आस्थाओं पे अकीदों ने चलाए पत्थर, आस्थाओं पे अकीदों ने चलाए पत्थर, कांपता रह गया इतिहास कई बरसों तक। आस्थाओं पे अकीदों ने चलाए पत्थर, कांपता रह गया इतिहास कई बरसों तक, कांपता रह गया इतिहास कई बरसों तक। पेड़ में पेड़ ही देखा तो भला क्या देखा, पेड़ में पेड़ ही देखा तो भला क्या देखा, मैंने तो पेड़ में एक हाथ का पंखा देखा, मैंने तो पेड़ में पेड़ ही देखा तो भला क्या देखा, मैंने तो पेड़ में एक हाथ का पंखा देखा। ख्वाब देखे हों शहीदों ने भले चाहे जो, ख्वाब देखे हों शहीदों ने भले चाहे जो, आँख खुलते ही मगर मुल्क ने दंगा देखा। वाह, बहुत
ख्वाब देखे हों शहीदों ने भले चाहे जो, आंख खुलते ही मगर मुल्क ने दंगा देखा। भीड़ के बीच भी तन्हाई बची थी उसकी, भीड़ के बीच भी तन्हाई बची थी उसकी। उसको देखा तो लगा भीड़ में जंगला देखा, उसको देखा तो लगा भीड़ में जंगला देखा। और दोस्तों, इस दौर की हकीकत है। शेर देखें आप कि उसको देखा तो लगा भीड़ में जंगला देखा। और वक्त से आगे निकलती हुई इस पीढ़ी में, वक्त से आगे, वक्त से आगे निकलती हुई इस पीढ़ी में, क्या कभी तुमने कोई चुलबुला बच्चा देखा? बहुत सुंदर। वक्त से आगे निकलती हुई इस पीढ़ी में, क्या कभी तुमने कोई चुलबुला बच्चा देखा? पेड़ में पेड़ ही देखा तो भला क्या देखा? हमने तो पेड़ में एक हाथ का पंखा देखा। उमाशंकर जी नमस्कार। दोस्तों, एक गजल के दो चार शेर और देखें आपके। क्यों बेकार की हाय हाय, क्यों बेकार की हाय हाय सी हो, कविता संकट में उपाय सी हो। क्यों बेकार की हाय हाय सी हो, कविता संकट में उपाय सी हो। भाषा को माचिस होना होगा, भाषा को माचिस होना होगा, भाषा को माचिस होना होगा। खामोशी जब आम राय सी हो, भाषा को माचिस होना होगा। खामोशी जब आम राय सी हो, क्यों बेकार की हाय हाय सी हो, कविता संकट में उपाय सी हो। और शेर देखें कि फैज में थोड़ा सा फिराक का टच, फैज में थोड़ा सा फिराक का टच, और कबीर में एक जायसी हो, और कबीर में एक जायसी हो। तुम तुम जाड़े की सुबह कुहासे में, तुम जाड़े की सुबह कुहासे में, तुलसी अदरक गुड़ की चाय सी हो। तुम जाड़े की सुबह कुहासे में, तुलसी अदरक गुड़ की चाय सी हो। और गोपाल जी, ये शेर आपको पेश कर रहा हूं कि मुस्लिम की पहचान, मुस्लिम की पहचान गोधरा सी, मुस्लिम की पहचान गोधरा सी, हिंदू की पहचान गाय सी हो। मुस्लिम की पहचान गोधरा सी, हिंदू की पहचान गाय सी हो। उस दुनिया के आर पार जाना, उस दुनिया के, उस दुनिया के आर पार जाना, जो दुनिया एक संप्रदाय सी हो, जो दुनिया एक संप्रदाय सी हो। क्यों बेकार की हाय हाय सी हो, कविता संकट में उपाय सी हो। और भाषा को माचिस होना होगा, खामोशी जब आम राय सी हो, खामोशी जब आम राय सी हो। सिफारिश, गुंडई, सौगात क्या है?
बताए वक्त तेरे पास क्या है, सिफारिश हुंडई सौगात क्या है, बताए वक्त तेरे साथ क्या है, हुनर हिम्मत भरोसा ख्वाब जज्बा, हुनर हिम्मत भरोसा ख्वाब जज्बा, वो सब तो ठीक है पर जात क्या है, हुनर हिम्मत भरोसा ख्वाब जज्बा, वो सब तो ठीक है पर जात क्या है, बनेंगे इनसे कितने वोट, बोलो तुम्हारे दर्द की औकात क्या है, बनेंगे बनेंगे इनसे कितने वोट, बोलो तुम्हारे दर्द की औकात क्या है, और जरा जरा इन आंसुओं को सूखने दो। ये करीब 16-17 साल पहले का शेर है मित्रों। जरा इन आंसुओं को सूखने दो, समझ में आएगा गुजरात क्या है, जरा इन आंसुओं को सूखने दो, समझ में आएगा गुजरात क्या है, समझ में आएगा गुजरात क्या है। यही है गर पसीने की कमाई, यही है यही है गर पसीने की कमाई, तो फिर बतलाइए खैरात क्या है, यही है गर पसीने की कमाई, तो फिर बतलाइए खैरात क्या है, तो फिर बतलाइए खैरात क्या है। तो फिर बतलाइए खैरात क्या है। और दोस्तों, दो एक गज़ल के शेर और सुनने की, ख्याल ऊंचे रहें पर निगाह नीची हो, ख्याल ऊंचे रहें पर निगाह नीची हो, रहो कि जैसे तुम्हारे जवान बेटी हो, रहो कि जैसे तुम्हारे जवान बेटी हो, ख्याल ऊंचे रहें पर निगाह नीची हो, रहो कि जैसे तुम्हारे जवान बेटी हो। ये चांद रात का झांसा मुझे पसंद नहीं, ये चांद रात का झांसा मुझे पसंद नहीं, अगर है रात तो फिर रात जैसी काली हो, अगर है रात तो फिर रात जैसे काली हो। ठिठुर रहे हैं मेरे शब्द, ठर रही है ज़बां, ठरना मतलब ठंडक से मतलब है, ठिठुर रही है, ठिठुर रहे हैं मेरे शब्द, ठर रही है ज़बां, तुम्हारी जेब में शायद दिया सलाई हो, ठिठुर रही है, ठिठुर रहे हैं मेरे शब्द, ठर रही है ज़बां, तुम्हारी जेब में शायद दिया सलाई हो। दलित विमर्श की स्त्री नजर मजा आ जाए, दलित विमर्श की स्त्री नजर मजा आ जाए, अगर जो मीरा की दुनिया कबीर जैसी हो, दलित विमर्श की स्त्री नजर मजा आ जाए, अगर जो मीरा की दुनिया कबीर जैसी हो, अगर जो मीरा की दुनिया कबीर जैसी हो। मेरा ख्याल है कि दो चार शेर और सुन लें, फिर इसके बाद दूसरे सेशन की तरफ चलते हैं हम। कि आएगी किसके काम कविता है,
आएगी किसके काम, कविता है दूर से कर सलाम, कविता है आएगी किसके काम, कविता है दूर से कर सलाम, कविता है। और पहले कविता बनाम जीवन थी, आज कविता बनाम कविता है। पहले कविता बनाम जीवन थी, आज कविता बनाम कविता है, आज कविता बनाम कविता है। जितने भी शब्द हैं ज़माने में, जितने भी शब्द हैं ज़माने में, सबका अंतिम मकाम कविता है। जितने भी शब्द हैं ज़माने में, सबका अंतिम मकाम कविता है, सबका अंतिम मकाम कविता है। मित्रों, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इस पे गौर किया होगा। मैं एक गीत आपको सुनाना चाहता हूँ माँ और बेटे को लेके। छोटा छोटा सा बच्चा है, अभी बोल नहीं पाता है, माँ है, माँ की गोद में वो बच्चा है, और दोनों के बीच का जो वार्तालाप है उसको पकड़ने की कोशिश इस गीतनुमा कविता में है कि देखें, माँ बेटा गुटरू गूं करते हैं देर तक, माँ बेटा गुटरू गूं करते हैं देर तक, हम पहुंच नहीं पाते मन की उस मुडेर तक। माँ बेटा गुटरू गूं करते हैं देर तक, हम पहुंच नहीं पाते मन की उस मुडेर तक, जिसके आगे पानी बादल बन जाता है, चुप्पी सहलाती है मौन जहां गाता है, शब्दों के घेरे से बाहर आके सपना आंखों की सीपी में मोती बन जाता है। सपनों के बाहर, सपनों के जिसके आगे पानी बादल बन जाता है, चुप्पी सहलाती है मौन जहां गाता है, शब्दों के घेरे से बाहर आके सपना आंखों की सीपी में मोती बन जाता है। मौसम के सीने में कुछ मौसम के जैसा, माँ बेटा भरते हैं देर तक, हम पहुँच नहीं पाते मन की उस मुडेर तक। माँ बेटा गुटरू गू करते हैं देर तक, हम पहुँच नहीं पाते मन की उस मुडेर तक। अंतिम बंद के आते हैं जाते हैं, 2 दिन के परिचय में सदियों की बातें हैं, आते हैं जाते हैं, 2 दिन के परिचय में सदियों की बातें हैं। भाषा में जिसको ममता कहती है दुनिया, भाषा में जिसको ममता कहती है दुनिया, ज्ञानी ध्यानी जिसको आत्मा बताते हैं, तो जैसे झरता हो निर्झर कोई किरणों का, जैसे झरता हो निर्झर कोई किरणों का, माँ बेटा झरते हैं देर तक, हम पहुँच नहीं पाते मन की उस मुडेर तक। माँ बेटा गुटरू गूं करते हैं देर तक, हम पहुँच नहीं पाते मन की उस मुडेर तक। और इस सेशन की आखिरी कविता, आप किसके साथ हो बोलो। इस कविता का शीर्षक है आप किसके साथ हो बोलो। तोड़ती है एक चुप्पी, एक चुप्पी जोड़ती है, आप किसके साथ हो बोलो। तोड़ती है एक चुप्पी जोड़ती है, आप किसके साथ हो बोलो। एक है कमजोर गल गल, दूसरी है पुष्ट दल दल। एक है कमजोर
गल गल दूसरी है पुष्ट दल दल, एक गूंगी अर्थ के अनगिन झरोखे खोलती है, एक पुस्तक की तरह अलमारियों में डोलती है। आप किसके साथ हो बोलो? एक गूंगी अर्थ के अनगिन झरोखे खोलती है, एक पुस्तक की तरह अलमारियों में डोलती है। आप किसके साथ हो बोलो? तोड़ती है एक चुप्पी जोड़ती है। आप किसके साथ हो बोलो? अंतिम बंद कि झूठ का मतलब चिता है, सच का मतलब अस्मिता है। झूठ का मतलब चिता है, सच का मतलब अस्मिता है। एक सच्चाई भरम सी उम्र भर रिश्ता निभाती, एक सच्चाई भरम सी उम्र भर रिश्ता निभाती, दूसरी सच की तरह मझधार में ही छोड़ती है। आप किसके साथ हो बोलो? झूठ का मतलब चिता है, सच का मतलब अस्मिता है। एक सच्चाई भरम सी उम्र भर रिश्ता निभाती, एक सच्चाई भरम सी उम्र भर रिश्ता निभाती, दूसरी सच की तरह मझधार में ही छोड़ती है। आप किसके साथ हो बोलो? तोड़ती है एक चुप्पी जोड़ती है। आप किसके साथ हो बोलो? धन्यवाद। धन्यवाद देवन जी, आपने बहुत अच्छी गजलें और कविताएं सुनाई। और सुनाएंगे क्या? अब इसके बाद जो आप से तय हुआ था कि एक दूसरा सेशन कर लेते हैं, मेरा ख्याल है कि 15-20 मिनट और कविताएं पढ़ दूंगा मैं। तो अगर आदेश है तो इसी क्रम में पढ़ूं या कुछ आपने कहा था कि शायद कोई टिप्पणी। गोपाल जी कुछ बोलना चाहेंगे? थोड़ा मुझे अवकाश भी मिल जाएगा इस बहाने, आपकी राय भी जान जाऊंगा। गोपाल जी गोपाल जी आप अपने को अनम्यूट कर लें। गोपाल जी आपका जी माइक। जी आप ठीक है जी। देवेंद्र जी अपनी कविताओं में जो नयापन ला रहे हैं, माचिस का बढ़िया इन्होंने किया है। भाषा को होना होगा माचिस। इनके अंदर कहीं न कहीं जो क्रांति हो रही है, क्रांति की ज्वाला धधक रही है, वो बहुत सराहनीय है। शब्दों का चयन और उसमें अर्थ इतने गुम्फित है कि कविता को पढ़ते या सुनते समय जरा सी असावधानी हुई तो कविता का सार तत्व निकल जाएगा। इतनी ढेर सारी कविताएं और गजलें इन्होंने लिखी हैं कि अगर तो सुनने के लिए ही कम से कम 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे। और प्रस्तुतिकरण भी सराहनीय है। कविता का प्रस्तुतिकरण ही कविता के आप को लाता है। वो आनंद नहीं आता कविता के सुनने में आता है। कवि अपनी कविता को
करता है तो उसके प्रस्तुतिकरण में बहुत सारे अर्थ होते हैं। यही काम आज देवेंद्र नारद जी ने किया। इनको सुनने की तो बहुत दिन से इच्छा हो रही थी। रचनाएं तो इनकी बहुत पढ़ते रहते हैं, बहुत पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज जो इनकी रचनाओं से, इनकी कविता से वो अद्भुत है, स्मरणीय है और उल्लेखनीय रहेगा। हमारा तो मन है कि अभी इनकी कुछ रचनाएं और भी है, ताकि इनकी रचनाओं के अंदर जो भरी है, जो क्रांति उन्होंने भरी है, जो ज्वालामुखी के अंदर जो है सुलग रहा है, उसका शायद इसी मंच पे, लिखावट के मंच पे सहयोग से प्रस्फुटित हो सके। धन्यवाद। शंकर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, हम तो लेटे हुए हैं थोड़ा। मैं आपका माइक बंद है मिथिलेश जी, आपका माइक बंद है। तो अब मैं फिर से देवेंद्र आर्य जी को आमंत्रित करता हूं कि आप इस अध्याय में अपनी कविताएं सुनाएं, कविताओं का पाठ करें। देवेंद्र जी। जी मिथिलेश जी धन्यवाद, और गोपाल जी आपके साधुवाद के लिए धन्यवाद। कविता का शीर्षक है कि सुमति निवार कुमति के संगी। कविता सुनिए आपके। पत्थर हो गए हाथ, हाथ जब पत्थर हो गए, पत्थर हो गए हाथ, हाथ जब पत्थर हो गए, जयकारा जय जयकारा जय अंधियारा। पत्थर हो गए हाथ, हाथ जब पत्थर हो गए, जयकारा जय जयकारा जय अंधियारा। पत्थर हो गए हाथ, हाथ जब पत्थर हो गए। यहीं से निकली पतित पावनी वोट की गंगा, यहीं से निकली पतित पावनी वोट की गंगा। दंगा दंगे पर दंगा, दंगा दंगा नफरत के फोड़े पर बांधा तूत मलंगा। यहीं से निकली पतित पावनी वोट की गंगा। दंगा दंगे पर दंगा, दंगा दंगा नफरत के फोड़े पर बांधा तूत मलंगा। शब्दों के कचनार, शब्दों के कचनार झर गए मत पेटी में। शब्दों के कचनार झर गए मत पेटी में। सपने तड़प तड़प कर मर गए मत पेटी में। सपने तड़प तड़प कर मर गए मत पेटी में। सुमति निवार कुमति के संगी, जय बजरंगी जय बजरंगी। शब्दों के कचनार झर गए मत पेटी में। सपने तड़प तड़प कर मर गए मत पेटी में। सुमति निवार कुमति के संगी, जय बजरंगी जय बजरंगी। पत्थर हो गए हाथ, हाथ जब पत्थर हो गए, जयकारा जय जयकारा जय अंधियारा। अमन चैन के गूंगे बहरों का डीजे पर डांस देखकर, अमन चैन के गूंगे बहरों का डीजे पर डांस देखकर टीस रही खामोशी, जैसे कोई जबरन अपनी खांसी दबा रहा। टीस रही खामोशी, जैसे कोई जबरन अपनी खांसी दबा रहा हो। सबसे बड़ी क्रिया हो गई ढहाया जाना,
सबसे बड़ी क्रिया हो गई। ढहाया जाना सबसे बड़ा पुण्य, भीड़ में पाया जाना। दिलों में जलती आग पसर गई बस्ती बस्ती, दिलों में जलती आग पसर गई बस्ती बस्ती। बोलो बाबा, बाबा साहेब, हवा के आगे संविधान की क्या है हस्ती। बोलो बाबा, बाबा साहेब, हवा के आगे संविधान की क्या है हस्ती। पत्थर हो गए हाथ, हाथ जब पत्थर हो गए। जयकारा, जय जयकारा, जय अंधियारा। मित्रों, एक्सप्रेसवे इधर बहुत बन रहे हैं और एक्सप्रेसवे को लेके 6 छोटी छोटी कविताएं हैं। मैं सुनाना चाह रहा हूँ। इस विकास के पीछे का असली मकसद क्या है, आप इस कविता के माध्यम से शायद विवेचित हो सके। एक्सप्रेसवे 6 कविताएं। पहली, गौरी बाजार में बैठा सोच रहा हूं कि सुल्तानपुर वालों को किनसे खतरा है। गौरी बाजार में बैठा सोच रहा हूं कि सुल्तानपुर वालों को किनसे खतरा है। क्यों बनाए जा रहे हैं खेत खरीद कर तीव्र गति एक्सप्रेस वे लगातार। किनसे लड़ना है युद्ध, किनके लिए तेज करना है पलायन। किनसे लड़ना है युद्ध, किनके लिए तेज करना है पलायन। सीमाओं पर उड़ान भरने वाले युद्धक विमान एक्सप्रेस वे पर उतरने का अभ्यास कर रहे हैं। सीमाएं सड़कों तक आ गई हैं। सीमाओं पर उड़ान भरने वाले युद्धक विमान एक्सप्रेस वे पर उतरने का अभ्यास कर रहे हैं। सीमाएं सड़कों तक आ गई हैं। नागरिकों को किनसे खतरा है, नागरिकों को किनसे खतरा है। गौरी बाजार में बैठा सोच रहा हूं कि सुल्तानपुर वालों को किनसे खतरा है। एक्सप्रेस वे दूसरी कविता। खलिहान उजाड़ दुकान बनाने की एक्सप्रेस व्यवस्था गेट के लिए कि नोट के लिए। खाली हाथों को छोड़ भरी भरी जेबों की हरी भरी चिंताएं एक्सप्रेस वे की तरह जगर मगर हैं। अनाज छोड़ गति की चिंता के पीछे कौन सी चिंताएं हैं। अनाज छोड़ गति की चिंता के पीछे कौन सी चिंताएं हैं। खेतिहरों की कीमत पर पोसी जा रही हैं किनकी चिंताएं। खेतिहरों की कीमत पर पोसी जा रही हैं किनकी चिंताएं। गति से रोजगार का संबंध जोड़ते एक्सप्रेस वे, गति से भूख का संबंध नहीं जोड़ते। गति से रोजगार का संबंध जोड़ते एक्सप्रेस वे, गति से भूख का संबंध नहीं जोड़ते। रोजगार से कि भूख से किससे खतरा है व्यवस्था को। रोजगार से कि भूख से किससे खतरा है व्यवस्था को। भूख को एक्सप्रेसवे से क्यों डराया जा रहा है। भूख को एक्सप्रेसवे से क्यों डराया जा रहा है। बहुत बढ़िया बात। तीसरी कविता। सर सर कान के बगल से गुजर रही 9 लखा गाड़ियां।
सर सर कान के बगल से गुजर रही 9 लखा गाड़ियां 100 के ऊपर नाप रहे हैं आसमानी इंडिकेटर। एक्सप्रेस वे पर रोडवेज की बस की गति के बारे में सोच रहा है पडरौना से पालमपुर जाने वाला यात्री कि रात बिरात पहुंच ही जाएगा। एक्सप्रेस वे पर रोडवेज बस की गति के बारे में सोच रहा है पडरौना से पालमपुर जाने वाला यात्री कि रात बिरात पहुंच ही जाएगा। अगली कविता। टोल पर एक किनारे गमछा बिछाए, टोल पर एक किनारे गमछा बिछाए, पानी की बोतल और गुटके वालों की किस्मत सराहता ग्रामीण भुट्टा बेच रहा है। टोल पर एक किनारे गमछा बिछाए, पानी की बोतल और गुटके वालों की किस्मत सराहता ग्रामीण भुट्टा बेच रहा है। बोहनी हो तो दिशा मैदान जाए, बोहनी हो तो दिशा मैदान जाए, अपने ही खेत पर बने सुलभ शौचालय में निपटने का पैसा लगता है। अब अपने ही खेत पर बने हुए सुलभ शौचालय में जाने का पैसा लगता है। अब अच्छी बात है भाई, वाह। गांव खाली हैं बिसुक गई गायों सा, गांव खाली हैं बिसुक गई गायों सा। एक्सप्रेस वे पर रोजगार हैं मगर रोजगार के लिए मुंह चाहिए, ये नहीं कि जो मुंह उठाया चला आया। एक्सप्रेस वे पर भुट्टा नहीं पाप कार्न बिकता है। एक्सप्रेस वे पर भुट्टा नहीं पाप कार्न बिकता है। कुछ और कविताएं आपको सुना दूं मैं। एक तो मिथिलेश जी का आग्रह था सुनो मुक्तिबोध कविता के लिए, तो मैं वो कविता पढ़ता हूँ। कविता का शीर्षक है कि सुनो मुक्तिबोध। सुनो मुक्तिबोध। ये गम को धुएं में उड़ाने का जमाना नहीं है, बीड़ी मत सुलगाना। ये गम को धुएं में उड़ाने का समय नहीं है, बीड़ी मत सुलगाना। दिमाग वैसे ही सुलग रहा है, सांसें धुंधली जा रही हैं। नहीं हुए बुलडोजरी समय में, वरना हम भी देखते पार्टनर कि तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। नहीं हुए बुलडोजरी समय में, वरना हम भी देखते पार्टनर कि तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। टिनहा बक्से में छिपाई अधलिखी कविताएं, टट्टर के फोफर से झांकते अंधेरे में जा रहा मशाल जलूस। तुम्हें क्या पता मुक्तिबोध कि समाज से खत्म होता जा रहा है खुलूस। तुम्हें क्या पता मुक्तिबोध कि समाज से खत्म होता जा रहा है खुलूस। जब पॉलिटिक्स खाने का मौका ही नहीं छोड़ रही हो पॉलिटिक्स। जब पॉलिटिक्स दिखाने का मौका ही नहीं छोड़ रही हो पॉलिटिक्स। न्यायालय के बाहर बैठी हो बुलडोजर की फुल संवैधानिक बेंच, तो ऐसे में पूछना कि तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर, कितना किताबी लगता है। जब पॉलिटिक्स दिखाने का मौका ही नहीं छोड़ रही हो पॉलिटिक्स, न्यायालय के बाहर बैठी हो बुलडोजर की फुल बेंच, तो ऐसे में पूछना कि तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर, कितना किताबी लगता है। अब देखने तो आ नहीं रहे
कि ऐसे में हमारी पॉलिटिक्स क्या है। अब देखने तो आ नहीं रहे कि ऐसे में हमारी पॉलिटिक्स क्या है। बस इतना जान लो कि अंतरात्मा की आवाज और जांच एजेंसियों के राज के बीच हम कवियों ने अभिव्यक्ति के खतरे उठा रखे हैं भरपूर। पूरी जनवादी कलात्मकता के साथ प्रतिरोध कर रहे हैं कि वे समझ ही नहीं पा रहे कि हम खतरे उठा रहे हैं। अब देखने तो आ नहीं रहे कि ऐसे में हमारी पॉलिटिक्स क्या है। बस इतना जान लो कि अंतरात्मा की आवाज और जांच एजेंसियों के राज के बीच हम कविताओं में अभिव्यक्ति के खतरे उठा रहे हैं भरपूर। पूरी जनवादी कलात्मकता के साथ प्रतिरोध कर रहे हैं कि वे समझ ही नहीं पा रहे कि हम खतरे उठा रहे हैं। वे समझ ही नहीं पा रहे कि हम खतरे उठा रहे हैं। एक कदम आगे, चार कदम पीछे। एक कदम आगे, चार कदम पीछे। विरोध का विरोध और बचाव का बचाव। नौकरी बचाते हुए नौकरी बजाने का हुनर। नौकरी बचाते हुए नौकरी बजाने का हुनर। पूंजी जुड़े हृदय को मालूम है। लॉन्ग शॉट कविताओं का कैमरा जूम। हमने सारे गढ़ मठ खंडहर कर डाले हैं। हमने सारे गढ़ मठ खंडहर कर डाले हैं। लीप पोत कर उन्हें पर्यटन स्थल बना दिया है कि चार पैसे भी आते रहें। लीप पोत कर उन्हें पर्यटन स्थल बना दिया है कि चार पैसे भी आते रहें। खंडहर पर जमी घास जैसे चर जाती हैं बकरियां। हमने कविता के खंडहरों को दी है पहचान नई। खंडहर पर जमी घास जैसे चर जाती हैं बकरियां। हमने कविता के खंडहरों को दी है पहचान नई। साए साए की नई आवाज। आधुनिक बनाया है सन्नाटों को वैश्विक। लोक प्रदूषण मुक्त। बहस के ट्रैफिक जाम से निकाल लाते हैं हम अपनी चुप्पियां सकुशल। बहस के ट्रैफिक जाम से निकाल लाते हैं हम अपनी चुप्पियां सकुशल। प्रोफेसर वाद से किया है परिष्कार मार्क्सवाद का। प्रोफेसर वाद से किया है परिष्कार मार्क्सवाद का। और वामपंथ को जिला रखा है अच्छे दिनों के सपनों की तरह। और वामपंथ को जिला रखा है अच्छे दिनों के सपनों की तरह। अब ये मत कहना कि इसमें कौन सी पॉलिटिक्स है पार्टनर। अब ये मत कहना कि इसमें कौन सी पॉलिटिक्स है पार्टनर कि न सांप मरे न लाठी टूटे। आना आना मुक्तिबोध फिर कभी सपने में थोड़ा समय लेकर। आना मुक्तिबोध फिर कभी आना सपने में थोड़ा समय लेकर। तो ले चलूँगा तुम्हारी स्मृति में आयोजित किसी संगोष्ठी में। तब तक के लिए लाल सलाम। तब तक के लिए लाल सलाम। मेरे ख्याल से अब एक और कविता पढ़ के ख़त्म किया जाए। मित्रों, ये कविता कवि ने अपने ऊपर लिखी है। कविता का शीर्षक है आभार। सर पर बिठाओ मगर सर मत चढ़ाओ। सर पर बिठाओ मगर सर मत चढ़ाओ। मन में स्थान दो मगर ध्यान रहे कवि मनबढ़ न हो जाए।
मन में स्थान दो, मगर ध्यान रहे कभी मनबढ़ न हो जाए। कवि की नागरिक पहचान है उसकी कविता, परखते रहो सियासत की तरह कि वो अशोक की लाट न बन जाए। कवि की नागरिक पहचान है उसकी कविता, परखते रहो सियासत की तरह कि वो अशोक की लाट न बन जाए। समाज के पसीने में कवि के पसीने का स्वाद तलाशते रहो। समाज के पसीने में कवि के पसीने का स्वाद तलाशते रहो। है अगर बचा तो समझो आबाद है कवि। है अगर बचा तो समझो आबाद है कवि। कर्जदार है कवि समाज का, भाषा के स्नेह का, पुरखों की परवरिश का कर्जदार। मनुष्यता के फर्ज का कर्ज है कवि पर। खुददार कवि, खुददार कवि कफन की जगह कर्ज ओढ़े नहीं मरा करते। खुददार कवि कफन की जगह कर्ज ओढ़कर नहीं मरा करते। तो मेरा ख्याल है कि समाप्त किया जाए, अगर आप लोगों का आदेश हो तो। जी जी। हमारे साथ जवाहरलाल जलद जी हैं। जी। मिथिलेश जी, आपका माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक बंद है। जी जी। हाँ, जलद जी देवेंद्र जी की कविताओं पर कुछ बोलना चाहते थे, तो मैं समझता हूँ कि उनके वक्तव्य से आज का समापन हो। जवाहर जी। उमाशंकर परमार जी भी हैं। हाँ, उमा भाई भी हैं, हमारे युवा। आज मौन धारण किए हैं उमाशंकर जी। कोई बात नहीं। जी बोलिए। अपना माइक ऑन कर लीजिए जलद जी, माइक आपका बंद है। माइक बंद है। नहीं, उसके बगल एक जो जो माइक का निशान सबके ऊपर आता है ना, ये देखिएगा, उस पर क्लिक करेंगे और फिर दबाएंगे तो पाएगा, तब माइक ऑन होगा। अब ये बूढ़े तोते कब तक पढ़ पाएंगे? हम सारे लोग जलद जो जी, हैं अरे कोई बूढ़े तोते बच्चा हो चुके उसमें, हैं। हाँ, कोई मदद। देखिए, एक वीडियो का निशान जैसा बना हुआ है, एक माइक ऑन करिए। नीचे 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 आपके चार पांच सिंबल है, उस पे तीसरा सिंबल माइक का है, बीच में, सबसे बीच में माइक वाला है, उस पर उंगली रखिए, उस पर उंगली दबाइए। उमा जी, आप बोलेंगे? तो उमा शंकर जी आप बोले। उमा शंकर परमार, युवा आलोचक। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो देवेंद्र आर्य जी पर अपनी बात रखें। देवेंद्र जी।
बहुत अच्छा क्षण है ये मेरे लिए कि देवेंद्र जी को, जो मेरे बहुत पुराने परिचित हैं और आरंभ से ही जब से लेख की जीवन अनुभवों का आरंभ हुआ तब से वो, और लगातार कई सालों से पढ़ भी रहे हैं, लिखा भी है, और उनके संबंध में, उनके विचारों के संबंध में और उनके लेखन के संबंध में जो भी हमारी अवधारणाएं निश्चित होती हैं वो सब निश्चित हो चुकी हैं। देवेंद्र जी का जब गजल पाठ हो रहा था तो एक बहुत बड़ी बात है, उनका एक संग्रह आया था बोधि प्रकाशन से। अब जीवई को एकाई चारों कुछ टाइप करने एक संग्रह आया था, तो उसमें उन्होंने गजल की भाषा को लेकर के बहुत शानदार वक्तव्य दिया अपने उस संग्रह की भूमिका में। उन्होंने जो हमारी हिंदी गजल में एक लड़ाई चल रही है विशुद्धतावादी, उर्दू वाले कहते हैं कि जो उर्दू से हिंदी में आए यदि इन्हें ज्यादा अरबी फारसी पसंद है, तो वो चाहते हैं कि जब तक उर्दू में हमारे गजलकार बटे हुए हैं, देवेंद्र जी ने इस भाषा विवाद को लेकर के अपनी भूमिका में लिखा था कि होती है आम आदमी की जुबान होती है, भाषा में वो शक्ति होनी चाहिए कि एक आदमी अपने विचारों को दूसरे तक ट्रांसफर कर। भाषा को संचरणशील होना चाहिए, और उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग अपनी गजल में किया, एक उनकी है गजल कि इल्म, वो इल्म और इश्क, इन दो शब्दों पर जो ज्यादा देते हैं। इल्म का मतलब है भाषा में जिस लहजे में, जिस मुहावरे में गजल को कह रहे हैं, तो हमारा जो सामने सुनने वाला है, उसको समझने वाला है, उसकी भाषा क्या है और में गजल और वो सुन लेता है और उसका आपका इल्म प्रभावित कर जाता है। दूसरा चीज उनकी जो इश्क अर्थात उनकी संवेदना, इश्क का मतलब मैं एक इश्किया शायरी नहीं लेता, इश्किया शायरी अब कब की बात, स्टार्टिंग में ही उर्दू वालों ने बात सब कुछ जो तो बदल गया। और जहां तक उनकी गजल की जो संवेदना की बात है, तो वो जिस भाषा को लाते, एक तो हिंदी के आम बोलचाल के शब्द भी हैं, में अंग्रेजी भी उनकी शायरी में मिलते हैं, और पूर्विया के शब्द विशेष करके वो जो लोग आपसी वार्तालाप में प्रयोग करता है, ऐसे का भी उनके यहाँ उपयोग है। लोक भाषा का भी लोग उन्हीं के लिए कह रहे हैं। एक ऐसे तबके के लिए कह रहे हैं, और क्योंकि गजलकार की समस्या है कि उसे उसी भाषा में बात, क्योंकि वो लिखता में कहता है, तो वो ज्यादा देवेंद्र दा बहुत ही उम्दा है, इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, उसी को हम कह देते हैं उसने अपना एक मुहावरा पा लिया। तो मुहावरा आज उनका बन चुका है, और मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि उनको उस दिन हमसे
मान्यता सरोज दीदी ने बताया कि आर्य जी को जो है वो सम्मान मिलने जा रहा है, मुकुट बिहारी सरोज। और मुकुट बिहारी आपकी ही परंपरा के और आप लोगों के ही अगुआ थे। और वो उस समय जब 1920-30 का दौर था तो मुकुट बिहारी सरोज और बलवीर सिंह रंग जो जैसे उर्दू जो हिंदी के आरंभिक ये गजलकार दिए थे, ये बहुत श्रेष्ठ सम्मान है और आप सर्वथा इसके पात्र भी हैं। और मैं सोच रहा था कि महेश कटारे दादा के बाद अब जो तो लगता है कि देवेंद्र सर का ही नंबर है, और वो नंबर उनका आ भी गया। और गजल में इनकी जब आप जाएंगे तो कोई सी एक चीज को लेकर के हम तो कहते हैं कि प्रतिरोध है। और जो प्रतिरोध के जो सामान्य मानक होते हैं कि सत्ता के खिलाफ होता है, लोकतंत्र के प्रति मोह भंग की स्थिति है, अपने विरोध प्रकृति तक ले जाते हैं, जल जंगल जमीन की बात उठाते हैं और उन संघर्षों की बात उठाते हैं और चेतावनी देते हैं, जनता के बीच वो बातें कहते हैं। तो वो मुख्य रूप से प्रतिरोध के कवि हैं, लोकमानस के कवि हैं और गजलकार भी हैं। और लोक भाषाओं को लेकर के ये जिस तरह से आ रहे हैं और अपने गजल के क्षेत्र में उन्होंने जो स्थान बनाया है वो काबिल तारीफ है। और उससे बेहतर ये बहुत अच्छा काम जो तो कर सकते थे, आलोचना। देवेंद्र आर्य जी इतनी बढ़िया आलोचना लिखते हैं, विशेष करके केदार बाबू के संबंध में, उनके लोक को लेकर के, बांदा के जो आदतें हैं, जो आदमी का रहन सहन है, जो बांदा की संस्कृति है, उसको उकेरते हुए इन्होंने केदार बाबू की कथाओं का जैसे उद्घाटन किया, ऐसा लेख मैंने नहीं देखा है। तो मैं फिर आपको बधाई देना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिथिलेश जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। मिथिलेश जी। जी, अब मैं कौशल किशोर जी से अनुरोध करता हूं कि आज की गोष्ठी का समापन करें धन्यवाद ज्ञापन के साथ। कौशल जी। धन्यवाद मिथिलेश जी। आज थोड़ा व्यवधान तो अवश्य रहा शुरू में, लेकिन फिर चीजें पटरी पे आ गई। लग तो ये रहा था कि हम लोग जुड़ ही नहीं पाएंगे। और कई लोग, संजय शांडिल्य और सुभाष राय जी और कई लोगों का, अमिताभ खरे और कई ऐसे लोगों का आ भी रहा था कि हम संपर्क माने हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है। मैं खुद बहुत परेशान था, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक की कोशिश की, लेकिन अंत में इसमें सफलता मिली। और कम से कम हम लोग बांदा के हमारे साथी उमा शंकर जी, गोपाल गोयल जी, जलद जी आज इस कार्यक्रम में जुड़े। और और हम लोगों ने जो विविध रंग हैं, देखिए देवेंद्र जी की कविता का एक बड़ा आयाम है, वो समकाल को भी रचती है और उसमें एक नवीनता भी, नूतनता भी है। मतलब इनकी नजर हर उस छोटी चीज पर है जो समाज को, व्यक्ति को, आम जीवन को, आम आदमी को प्रभावित करती है। वो विकास को सिर्फ विकास के उसमें ही नहीं देखते, वो एक एक छोटी छोटी चीजों में कैसे विकास का असर हो रहा है आम जीवन को, वो विकास नहीं विनाश कैसे वो कर रहा है, इन सब चीजों पर को ले आते हैं। और गंगा से आपने शुरुआत की थी और गंगा सफाई अभियान के द्वारा जो गंगा को लेकर के पूरी राजनीति होती रही है और हमारी गंगा मैली होती रही। वो जिस भागीरथ प्रयत्न से गंगा कहते हैं ना, गंगा आई, हाँ, वो सारी चीजों को आप ले आते हैं कि आज उसकी क्या वर्तमान में हम उसके प्रति हमारा नजरिया है, क्या नीति है। मतलब कहिए तो जैसे कि समकाल, इसीलिए मुझे लगता है कि समकालिकता के सबसे प्रखर, मुखर और मारक कवि के रूप में
इनकी कविताएं हैं। तो आज हम लोगों ने मेरी भी बहुत इच्छा थी कि देवेंद्र जी को सुना जाए, और मैं जुड़ नहीं पा रहा था तो मुझे तकलीफ भी हो रही थी। तो आज हम लोगों ने देवेंद्र जी को सुना, और उन्हें बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। गोपाल गोयल जी, मुक्ति चक्र के संपादक, जवाहर जलद जी वरिष्ठ कवि, और हमारे समय के अत्यंत प्रखर युवा आलोचक, जिसको हम लोग कहते हैं उम्मीद, इनके लिए तो मैं उम्मीद शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, है ना। तो उमा जी और सभी को, और मिथिलेश जी की इस पहल को क्या कहना, कि देखिए ये उनकी सृजनात्मक सक्रियता है कि अमेरिका में भी रह करके हम लोगों को यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं। मैं मैं बिस्तर पर लेटे लेटे आपसे बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा वो हो गया, अभी लेट करके ही सुन रहा था, मेरे कमर में जो दर्द है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को वहां से भी, कहते हैं ना, प्रेमचंद कहते हैं ना कि अब और सोना मृत्यु का लक्षण है। तो ये वो साथी हैं जो हम लोगों को लगातार जगाए हुए हैं। तो मैं मिथिलेश जी को और लिखावट मंच को आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसी के साथ कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। ठीक है।